नमस्कार, मैं जयकृति आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश में गेहूं और जौ की फसल बालियों की अवस्था पर है। मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण फसल पर कुछ रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव फसल की पैदावार पर पड़ता है। तो गेहूं और जौ की फसल में बालियों की अवस्था पर कौन कौन से रोग लगते हैं और इनके नियंत्रण के लिए क्या उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकरडा के विषय विशेषज्ञ इरफान खान से। अभी गेहूं और जो कि अपने फ्रूटिंग स्टेज पे है या बालियां बोलें तो बालियां बनना शुरू हो गई है। तो इस अवस्था में जो प्रमुख बीमारी आती है गेहूं और जौ में वो है लूज स्मट की। लूज स्मट जो डिजीज है या बीमारी है वो बीज जनित बीमारी है। किसान भाइयों, गेहूं और जौ की फसल में इस समय लूज स्मट रोग दिखाई दे रहा है। इस रोग का नियंत्रण किसान भाई तभी कर पाएंगे जब इसकी सही पहचान जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं लूज स्मट रोग की पहचान के लक्षण के बारे में, जो इस प्रकार से है। अगर आपने बीजोपचार नहीं किया है उससे अगर आपके खेत में ये बीमारी का प्रकोप हो रखा है, जैसे बाली बनेगी तो बाली काली बनना, जो भी बालियां बनेगी वो काली हो जाती है। भाई जैसे कि ये देख रही हैं जौ की फसल में ये जो अन्य जो बालियां हैं वो स्वस्थ है और ये जो बाली है इसमें लूज स्मट की वजह से जो बाली खराब हो गई है और इसमें जो फंगस है उसके बीजाणु है उन्होंने बीज है उसको रिप्लेस कर दिया है। तो जैसे ही आपको जौ के खेत में गेहूं के खेत में ऐसे काले जो बालियां दिखाई दे तो उनको तोड़ के आप पॉलीथीन में या लिफाफों में इकट्ठा करके एक स्थान पे जला दें, जिससे आपकी अगले आने वाली जो फसल है वो स्वस्थ रहे। किसान भाइयों, ये तो कहावत आपने सुनी ही होगी, इलाज से बेहतर बचाव होता है, जो फसल उत्पादन में भी लागू होता है। तो जौ और गेहूं की फसल को लूज स्मट रोग से बचाने के लिए किसान भाई कौन कौन से उपायों को अपनाएं, वह इस प्रकार से है। तो इनके नियंत्रण के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी आप जो रसायन या कोई भी दवाई छिड़कोगे तो उससे कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो इसके लिए किसान जो बालियां हैं वो काली पड़ गई है उनको हाथों से इकट्ठा करें, पॉलीथीन या लिफाफों में बंद करके उनको जला दें। उससे किसान भाइयों को क्या फ़ायदा होगा कि अगले साल जब आप इन्हीं बीजों को वापस इस्तेमाल करोगे तो इसमें जो बीज जनित जो बीमारी है आपकी वो जो आपके स्वस्थ बीज हैं उसमें नहीं मिलेगी। तो अगली आपकी जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी और इससे ये भी फ़ायदा है कि आसपास की जो आपकी स्वस्थ फसल है वो इस बीमारी से बच जाएगी। इस रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर जला दें। बीजों को कार्बोक्सिन 75 WP 1.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम 50 WP 1.0 ग्राम या टेब्यूकोनाजोल 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार कर बुआई करें। तो जब भी किसान भाई अपनी गेहूं और जौ की बुआई करे तो बीजोपचार आवश्यक करें। बीजोपचार किसान भाई है वो वीटावेक्स से करें और वीटावेक्स की जो डोज है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से जो वीटावेक्स है उससे बीजों को उपचारित करें। इससे जो लूज स्मट की जो समस्या है गेहूं और जौ दोनों में ही ये समस्या है पूर्णतः नियंत्रित हो जाती है। किसान भाइयों, गेहूं और जौ की फसल में इस समय कबर स्मट रोग दिखाई दे रहा है। इस रोग का नियंत्रण किसान भाई तभी कर पाएंगे जब इसकी सही पहचान जानेंगे। पहले जानते हैं कबर स्मट रोग की पहचान के लक्षण के बारे में, जो इस प्रकार से है। ध्वजकंठ या फ्लैग स्मट या कबर स्मट, ये रोग एक कवक से होता है। इस रोग के कारण संक्रमित पौधों की पत्तियां अधिक लंबी मुड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि बाद में कवक बीजाणुओं के बनने से काली होकर टूट जाती है। ऐसे पौधों में बालियां नहीं बनती है, जिससे उपज कम हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरी बीमारी गेहूं और जौ की बात करें तो कवर स्मट है। कवर स्मट में क्या होता है, ये जो काले काला जो कवर होता है वो आपके जो गेहूं या जौ के जो दाने होंगे उसको आवृत कर लेगा। किसान भाई ये जो बीमारी है
इसको ये भी जैसे बीजो उपचार से आप इसको नियंत्रित पा सकते हो, और कवर स्मट के लिए जो स्प्रे है विटावेक्स का स्प्रे करके भी ये जो बीमारी है इसका नियंत्रण पाया जा सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, हम अपने अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से खेती और डेयरी व्यवसाय से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंचाते हैं, जिसे अपनाकर आपने लाभ भी उठाया है। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जानकारी लाए हैं इनाफ योजना के बारे में। तो ये योजना किसानों के लिए किस प्रकार से है लाभकारी, आइए जानते हैं। राजकीय पशु चिकित्सालय गोविंदगढ़ जयपुर के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NK वर्मा। राजस्थान में कृषि के साथ साथ पशुपालन मुख्य व्यवसाय है, और अभी पशुपालन विभाग ने इनाफ योजना लागू की है, जिसका अर्थ है इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। इसके तहत राज्य में जितने भी पशु हैं उन सब की पहचान सुनिश्चित होगी। इसमें प्रत्येक पशु के टैगिंग होगी, और टैगिंग के बाद में उनका पंजीकरण होगा। इसमें जिसके भी टैगिंग होगी पशु के, उसको इनाफ पोर्टल पर वो इंद्राज होती है। इससे पशु की पहचान सुनिश्चित होगी। और दूसरी बात यह है कि इसमें उसका आनुवंशिक ब्यौरा भी संधारित होगा। आनुवंशिक ब्यौरा संकलन होने से अपने उन्नत नस्ल के जो पशु हैं उनका संवर्धन होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अपने जो भी इसके तहत टीकाकरण होगा, कृत्रिम गर्भाधान होगा, नकारा पशुओं का टीकाकरण, नकारा पशुओं का बधियाकरण जो होगा, उसको अपना जो रिकॉर्ड संधारित करते हैं उससे भी अपने को आसानी होगी। दूसरी चीज़ जो दूसरे एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जो पशुओं का जो रोगों का प्रसार है, संक्रमण है, उसके ऊपर अंकुश लगेगा। और पशुपालन की जो भी योजनाएं हैं, पशुपालन विभाग की उन सारी योजनाओं का लाभ देने में पशुपालकों को आसानी होगी, और उनको एक पशु की पहचान सुनिश्चित होगी। पशु को मिलेगा आधार की तरह यूनिक नंबर। पशुपालन विभाग की ओर से दुधारू गाय भैंस को टैग लगाने का अभियान शुरू किया गया है। टैगिंग के आधार पर पशुओं को आधार कार्ड की तरह ही यूनिक टैग नंबर दिए जा रहे हैं। दुधारू पशुओं को यूनिक नंबर मिलने से पशु का पूरा ब्यौरा कंप्यूटर में एक क्लिक पर सामने आ जाएगा। पशुपालन विभाग ने पशुओं के टैग लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्शन एंड हेल्थ इनाफ अभियान की तरह दुधारू पशुओं का पंजीयन कर यूनिक नंबर जारी किया जा रहा है। यह यूनिक नंबर 12 अंकों के आधार कार्ड की तरह है। शासन की ओर से प्रदेश भर में करीब 85 लाख से अधिक दुधारू पशुओं में टैगिंग की जाएगी। NPBB और NMB के तहत प्रदेश में गोवंश और भैंस वंश के प्रजनन योग्य और दुधारू पशुओं में 12 अंकों के टैग लगाने का कार्य किया जा रहा है। इनाफ पोर्टल पर टैग के माध्यम से घर बैठे ही अपन पशु की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इससे अपने स्थानीय व वैश्विक स्तर पर ई मार्केट विकसित होगा। इसके अलावा पशुपालन विभाग ने संबंधित संस्थाओं में टीमों का गठन किया है। वहां से संबंधित संस्थाएं हैं जो अधिकारी कर्मचारी डोर टू डोर जा करके पशुओं के टैगिंग करेंगे, उनका पंजीकरण करेंगे, और इससे अपने जो भी पशुपालन विभाग की योजनाएं हैं उसको पशुपालक तक पहुंचाने में सुविधा होगी, और इससे उनको आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। यूनिक नंबर से टैगिंग के फायदे। पशुओं के स्वास्थ्य के साथ दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह कोड जारी किया जा रहा है। पशुओं की टैगिंग के बाद जारी यूनिक नंबर में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान, इलाज, उत्पादकता के आकलन के लिए रिकॉर्ड रहेगा। इसमें पशुओं का आनुवंशिक डाटा भी शामिल रहेगा। जिले की 183 पंचायतों पर यह कार्य किया जा रहा है। इससे आनुवंशिक सुधार कार्यक्रमों की निगरानी बेहतर हो सकेगी। पशुओं के आहार संतुलन, पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी मिल सकेगी, जिससे किसानों को उत्पादन में वृद्धि में मदद मिलेगी। इस इनाफ योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने से पशुपालक को पशुपालन विभाग की नवीनतम योजनाएं हैं उनका लाभ मिलेगा। इसके अलावा
पशु नस्ल सुधार जानकारी के द्वारा उन्नत नस्ल के जो पशुवंश है उनका संवर्धन होगा। इसलिए मैं सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि जब भी पशुपालन विभाग की कोई टीम आए आपके घर तो उनका टैगिंग जरूर करवा ले और पंजीकरण अवश्य करवा ले। इससे उन्हें मतलब आर्थिक लाभ तो होगा ही होगा, भविष्य के अंदर जो भी कोई योजनाएं मिलेगी वो उसके लिए जरूरी होगा। ये एक आधार कार्ड की तरह काम करेगा, तो सभी पशुपालक भाई इसको अवश्य लगवाएं। बाजार में शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन अब एक लाभदायक व्यवसाय बन रहा है और इससे किसान लाखों की कमाई कर रहे हैं। तो जो लोग इस व्यवसाय को अपनाते हैं वे अधिक शहद प्राप्ति के लिए अपने मॉन बॉक्सों का किस प्रकार से ध्यान रखें, जिस पर जरूरी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रामाश्रित सिंह। कि मधुमक्खी परिवार को जो हम लेते हैं वो परिवार में आपको देखना है कि रानी नई है और गर्भित है। गर्भित रानी की ये पहचान है कि वो एक घर में एक ही अंडा देगी या उसका टीप जो है उदर भाग का फूला हुआ रहेगा। नई रानी है, इसकी पहचान ये है कि उसका उदर भाग गोल्डन कलर का होगा, सोना के रंग का होगा। जब मधुमक्खी परिवार को ले जाते हैं उसके पहले उस स्थान का चुनाव कर लीजिए कि कहाँ रखें। उसे यही देखना है कि मधुमक्खी के निकास बक्से का निकास द्वार पूरब या दक्षिण की तरफ होना चाहिए और मधुमक्खी बक्सा जब वहाँ अपने पहुँचा दिए तो थोड़ी देर आधा घंटा 1 घंटा के बाद ही उसका गेट खोलें ताकि मधुमक्खियाँ अस्थिर हो जाएं। उसके बाद आपको देखना है कि शुरू में तो मधुमक्खियों को पता नहीं है कि किधर उसका भोजन स्रोत है, तो 2 दिन 4 दिन तक उसको चीनी की चाशनी कृत्रिम ढंग से बनाकर 1 किलो पानी और 1 किलो चीनी को थोड़ा गर्म करके ठंडा करने के बाद प्लास्टिक के गिलास में खरपतवार देकर अंधेरा होने के बाद देना चाहिए। गर्मी के मौसम में कौन कौन फूल हैं आपको जानकारी लेना चाहिए और उसमें क्या होता है कि सूरजमुखी भी मिलता है, उस समय मूंग का भी मिलता है, जामुन का जमुनी का भी मिलता है, करंज का भी मधु लेते हैं। हम लोगों ने पाया है कि मधुमक्खी के बक्सा को स्थानांतरण करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो उसमें भोजन एकत्र करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो कम से कम साल में लंबा या छोटा स्थानांतरण जरूरी है। अगर भी कोई भी रोग लगा हुआ है तो उसका नियंत्रण कीजिए, और नहीं तो एक होता है डमी बोर्ड होता है, डमी बोर्ड लगा देने से भी मधुमक्खियों का उत्साह बढ़ता है और घर को गर्म और ठंडा करने में, तापक्रम बनाए रखने में सहायक होता है। शहद उत्पादन में आई कमी केवल पर्याप्त परागण की कमी की वजह से ही नहीं होती, बल्कि इस गिरावट की एक बड़ी वजह कीटों का प्रकोप भी है। मधुमक्खियों को कुछ जीव जैसे मेंढक, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट आदि भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जीव मधुमक्खियों को पकड़कर खा जाते हैं। इसी तरह से कई प्रकार के वर्प भी मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं। कभी कभी तो इनके प्रकोप से मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी तक नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार चींटियां मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं, साथ ही छत्ते में लार्वा और शहद को भी खा जाती हैं। बीमारी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मिक एसिड दवा, हमारे यहाँ एक ही समस्या है, माइट की समस्या है। माइट की समस्या में से निपटने के लिए ज़रूरी है कि तलपट को 15 दिन पर सफाई करते रहें। और दूसरी बात यह है कि फॉर्मिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। 5 ml फॉर्मिक एसिड 15 दिन के अंतराल पर देने से माइट का रोकथाम हो जाता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर सफल मधुपालक बनना चाहते हैं तो 2 बातों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। पहला कि 2 कमज़ोर परिवार के बजाय एक मजबूत अच्छा। कमज़ोर परिवार होने पर उसमें रोग ज़्यादा लगता है, दुश्मन उसको तंग करते हैं, तो उसको मिलाकर मजबूत बनाकर रखना चाहिए। आज जब बसंत काल आए, बढ़िया समय आए, तो ठीक है, उसका बंटवारा करके बक्से को बढ़ा देना चाहिए। दूसरा इसका यह है कि यथासंभव आप प्रयास कीजिए कि ऐसा न हो कि कोई परिवार बहुत मजबूत हो और कोई बहुत कमज़ोर हो। तो इसके लिए बहुत कमज़ोर और बहुत मजबूत के बीच में गैप रखने के लिए है कि ब्रूड वाला जो छत्ता है, सप्ताह में एक बार एक बक्से से निकाल कर कमज़ोर बक्सा में दें, तो
प्रौढ़ मक्खियों की संख्या बढ़ने लगती है कमज़ोर में, तो मजबूत और कमज़ोर में गैप कम रहता है। अगर ऐसा आप करते हैं तो जैसे लूट मार की समस्या से आप निपट सकते हैं, नहीं होगा। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85 mg फॉर्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, वहां पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन न करें। माइट कीट से प्रभावित मधुमक्खियों के अंडे और लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों से दूर रखने चाहिए। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधु बॉक्सों के स्टैंड के नीचे कटोरियों में पानी भरकर रखें। इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्प को पकड़कर तुरंत मार दें। साथ की छिपकली, मेंढक और चिड़ियों से भी बचाव करें। तो ऐसे मोमी पतंग या कीट से बचना चाहिए। चूँकि मधु मिठास है बक्से में, तो चीटा चीटी का प्रकोप तो स्वाभाविक है। इसलिए गर्मी और बरसात में हमेशा मधुमक्खी के बक्सा को स्टैंड पर रखें। अगर ज़्यादा कहीं आक्रमण हो रहा है तो स्टैंड में चिपचिपा चीज़ कुछ लगा दें, ताकि चींटी और ये सब वो बक्से के अंदर ना जाए। इस तरह से शत्रुओं से बचाना जरूरी है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। बाजरा जो हमारे खाद्य पदार्थों के अंदर सम्मिलित है और एक मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर इसका उपयोग सर्दियों में किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन, विटामिन्स और फैट की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। जो इसके अंदर आयरन है वो 8 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के हिसाब से पाया जाता है। जो हमारे नित्य की जो आयरन की पूर्ति है वो बाजरा के द्वारा करी जा सकती है, लेकिन हमारे खान पान में बाजरा को बहुत कम सम्मिलित किया जाता है। ग्रामीण परिवेश में महिलाएं ज़्यादातर रोटी या खिचड़ी और कभी कभार लड्डू बनाने में इसका उपयोग कर लेती हैं, क्योंकि बाजरे का जो आटा है बहुत लंबे समय तक संरक्षित करके नहीं रखा जाता है। इसका मुख्य कारण है इसमें पाया जाने वाला फैट या वसा। 3 से 4 दिन के पश्चात जो हम आटा तैयार करते हैं वो आटा कड़वा हो जाता है। कड़वे आटे के इस्तेमाल से दस्त लग जाते हैं, बुखार आ जाता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की परेशानी उठानी पड़ती है। बाजरे का आटा बहुत कम समय में ही खट्टा होने लगता है। यदि कुछ उपायों को आप अपना लें तो इसे खट्टा होने से बचा सकते हैं और बाजरे के आटे को बिना खराब हुए लंबे समय तक सुरक्षित भी रख सकते हैं। अगर हमको 15 से 20 दिन या 1 माह तक बाजरे का आटा संरक्षित करके रखना है तो उसका एक छोटा सा उपाय आपको बताना चाहूँगी कि बाजरे को साफ़ करके अच्छी तरह से धो के एक कपड़े की पोटली बना लें और उसको 5 से 7 मिनट तक गर्म पानी में ब्लांच करें। ब्लांच करने के बाद आप उसको धूप में सुखा दें। अच्छी तरह से सूखने के बाद आप उसका आटा तैयार करें। इस तरह से ब्लांच करने की विधि से जो आटा तैयार होगा वो 1 महीने तक संरक्षित रहेगा और कोई भी खाद्य पदार्थ हम उसका बनाना चाहेंगे तो खराब नहीं होगा, कड़वा नहीं होगा। खाद्य पदार्थ बनाने के लिए हमें जैसे इस आटे से हम केक है, बिस्किट है, मठरी है, इसकी सेव है, इसकी भुजिया है, इसके अलावा लड्डू हैं और केक वगैरह हम तैयार कर सकते हैं। खमन ढोकला भी बाजरे के आटे से तैयार किया जा सकता है। अगर इन पदार्थों के अंदर हम हरी सब्जियां जैसे मेथी का पत्ता है, चने की पत्ती है, अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। बाजरे की रोटी के साथ साथ कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जिसे खाने से कई तरह के फायदे तो हैं ही। इसके अलावा बाजरे की बिस्किट, केक, मीठी पूरी, ढोकला, कई तरह के उत्पाद बेचकर भी अच्छी आय कमा सकते हैं।
अगर ये खाद्य पदार्थ बाजरा जो बहुत ही उपयोगी है, जिसमें बहुत अच्छे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अगर हम इसको पोषाहार के माध्यम से बच्चों के खान पान में इसको सम्मिलित करेंगे तो बच्चों का जो माल नरिशमेंट की जो समस्या है, कुपोषण की समस्या है, उससे निजात मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर आयरन का कंटेंट ज़्यादा अच्छा होता है। ग्रामीण महिलाओं को, जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको भी पोषाहार के माध्यम से जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जाता है, उसमें अगर बाजरे का खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जाए तो खून संबंधी समस्याओं का समाधान हो सकता है। एनीमिया की समस्या से हमको निजात मिल सकती है। जैसे बाजरे के बिस्किट हैं, बाजरे के कुरकुरे हैं, बाजरे का केक है और बाजरे का खमन ढोकला है और बाजरे की मठरी है। ये सारे खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे नित्य खान पान में बदलाव लाते हैं और हमारे खान पान में जो आर्थिक सुरक्षा, जिसके माध्यम से हम कम बचत के अंदर, थोड़े पैसे के अंदर बहुत अच्छा हम खाद्य पदार्थ उपलब्ध कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800415255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।